नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी ये जो आरएएस मेंस की टॉपर्स की कॉपीज़ के जो विश्लेषण की सीरीज चल रही है उसके पार्ट 2 में। तो दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए कि किस तरह से आरपीएससी की कॉपियाँ होती हैं, क्या स्पेसिंग होती है, कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं, कैसे लिखना चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन बहुत सुंदर सी पंक्तियों से। लेकिन सबसे पहले आप सभी को, आज 15 अगस्त है, तो आप सभी जो भी जितने भी हमारे आरएएस के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब इन पंक्तियों से कि वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आप सभी वो नाविक हैं जिनके धैर्य की परीक्षा इस आरएएस परीक्षा में होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पिछली बार जहाँ से हमने बात की थी वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए थे। अब हम बात करते हैं कि जीरो कैसे आता है, क्यों आता है, और कुछ ऐसी कॉपियाँ हैं जो जहाँ पे जीरो मिले हैं, तो उनके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आया था एक कि राजस्थान की समर्थ योजना के क्या उद्देश्य हैं। तो इन्होंने लिखा तो ठीक है कि यहाँ राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा समर्थ योजना का संचालन प्रदेश के युवाओं में कौशल, ये कौशल वाली नहीं थी एक्चुअली, ये समर्थ योजना थी। वो जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए समर्थ योजना लाई गई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको जीरो मिला यहाँ पे। और भी बहुत सारे देखो, जैसे ये पहला सवाल जो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि वैदिक दर्शन की 6 शाखाओं के नाम पूछे, तो अगर आप वेद, ब्राह्मण और उपनिषद लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और आप ये देखो कि एक सवाल पूछा था कि सवाल क्या पूछा है, लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पर चित्रित किया। अब यहाँ पे आप इतना लिख के छोड़ रहे हो, इसका कोई मतलब है नहीं। इससे बढ़िया अगर आपने ये मेहनत कहीं और की होती, किसी और सवाल में की होती, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ से अच्छे नंबर मिल सकते थे। बहुत गर्मी है। तो चलिए दोस्तों, एक देखो, पिछली बार एक सवाल आया था मंदिर वास्तुकला की राज सिंह शैली का। तो ये राज सिंह शैली जो है वो पल्लव काल से संबंधित है। पल्लवों की जो महेंद्र शैली, मामल्ल शैली जो है, जो महाबलीपुरम के जो मंदिर है, रथ मंदिर है, उनसे संबंधित थी। लेकिन थोड़ा सा जो मेवाड़ के राज सिंह से लोगों ने कन्फ्यूज किया और बहुत सारे लोगों ने ये गलती की, और मेवाड़ के जो राज सिंह है उनके बारे में वो लोग लिख के आगे। जैसे इन्होंने भी क्या लिखा है, मेवाड़ मुगल संधि के पश्चात काफ़ी समय तक मेवाड़ में स्थापित थे। तो आपने बिल्कुल इररिलेवेंट बात लिख दी। पूछा था कुछ और, लिख दिया कुछ और, इसलिए यहाँ पे जीरो मिला। फिर देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक पृष्ठभूमि उन्होंने पूछी थी। हालांकि इन्होंने इतना ख़राब नहीं लिखा, मैं मानता हूँ। देखो, इन्होंने अंग्रेज औपनिवेशिक बस्तियों द्वारा किया गया था वहाँ पे आंदोलन, सही बात है, जो वास्तविक रूप से अंग्रेज थे। ये एक वैचारिक उनकी है, लेकिन पूरा आप इस तरह से लिखोगे ना तो उसकी बजाय आप पॉइंट्स में लिखो। कहने का मतलब ये है, अगर यही सब बातें इन्होंने अगर पॉइंट्स में लिखी होती तो जीरो तो नहीं मिलता इनको, कुछ ना कुछ नंबर यहाँ से इनको मिल जाता। एक मिनट दोस्तों, मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम आज जिस मेन मुद्दे की बात करने वाले हैं वो है ये, हम टॉपर्स की कॉपी देखेंगे। 2016 के टॉपर्स की भी देखेंगे, 2018 के टॉपर्स की भी हम कॉपी देखेंगे, और 2021 के टॉपर्स की कॉपियों का तो हम पूरा डिटेल से विश्लेषण करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज। वो उसका पूरा पीडीएफ देखो इस तरह से, ये हम लोग आगे करेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स का अलग से है, हर सब्जेक्ट, सोशोलॉजी का अलग से। तो इस तरह से हम लोग पूरा डिटेल विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से टॉपर्स की कॉपी के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 2016 के मेरे खास मित्र हैं, उनकी कॉपी है, एसडीएम है वो, अभी एडीएम बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, इनकी पेपर 1 की कॉपी है। शुरू से देखते हैं इसको अपन, किस तरह से मतलब औरों से अलग इन्होंने किया। तो देखो, यहाँ से शुरू हुआ घोषुंडी अभिलेख। एक तो देखो ऐसा, ये पहला जो हमारा जो मिथ्स की हमने चर्चा की थी पहले वीडियो में कि पूरा की पूरी 4 लाइनें भरना ज़रूरी है क्या। तो देखो, इन्होंने क्या पूछा, घोषुंडी अभिलेख का क्या महत्व है। घोषुंडी अभिलेख का महत्व है कि चित्तौड़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है और यह मौर्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत है। तो इनको कितना नंबर मिला, 1 नंबर मिला।
फिर इन्होंने 2 अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखने थे, इन्होंने चारवाक लिखा। शून्यवाद गलत है, इसलिए इनको चारवाक के लिए 1 नंबर मिला। अगर एक और लिखते ये तो इनको 2 नंबर यहाँ पे मिल सकते थे। फिर अकबर काल में दिए गए फारसी ग्रंथों का उल्लेख कीजिए, तो इन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी 2 लिखे, दोनों में 2 नंबर मिल गए। एक चीज़ आप समझो, मैं आपको 2013 से और 2021 में जो कॉपी चेक करने में अंतर आया ना, वो बहुत बड़ा अंतर ये आ गया कि धीरे धीरे चीज़ें हार्ड हो रही हैं। पहले 2013 में अगर आप कुछ भी लिख करके आए हैं उससे रिलेवेंट तो नंबर मिलते थे। अगर कभी मौका मिला तो मैं 2013 की मेरी कॉपियाँ पढ़ी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि 18 के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा, अभी कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, 2013 में 60 के आसपास, 60 या 62-63 नंबर के आसपास कट ऑफ थी, और अभी आप देख रहे हो कट ऑफ कहाँ पर पहुँच गई है। तो कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, ये कट ऑफ की है। तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसलिए इस कंपटीशन में भी अगर आपको अपने आप को बनाए रखना है तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो असली चीज़ यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम हवा में कितनी भी बात कर लें, कितना भी ये कह दें कि ऐसा है वैसा है, ये नोट्स है वो है, कुछ नहीं है। आप पहले आप लिखना सीखोगे, आंसर राइटिंग करना सीखोगे, तभी कोई फ़ायदा है, नहीं तो इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। आप लास्ट तक पहुँचते भी हो, 1800-700 रैंक लेकर के आते हो, फिर दोबारा 0 से शुरू करते हो, तो उससे बढ़िया ये है कि आप लोग समझें। और हाँ, अगर आपको आरएएस की तैयारी, देखो ये वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो सीरियस आरएएस एस्पिरेंट हैं, जो समझना चाहते हैं एक्चुअल में कि आंसर राइटिंग क्या होती है और कॉपी कैसे चेक होती है। इन 2 मुद्दों को अगर आपको समझना है तो आप ये वीडियो देखो, वरना आप यहाँ से स्किप करके अपना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अपना शॉर्ट्स देख सकते हो, है ना। तो वो लोग अपना टाइम ख़राब ना करें जिनको ये इससे कोई मतलब नहीं है, आरएएस की तैयारी नहीं करनी है। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके आप बैठो और एक एक सवाल के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसको समझो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया था सीमांत गांधी, देखो 2 ही चीज़ें थी, खुदाई खिदमतगार इन्होंने जो लाल कुर्ती दल बनाया था, और खान अब्दुल गफ्फार खान। 2 पॉइंट लिखे, 2 में से 2 नंबर मिल गए। तो पहले 2 में से 2 नंबर आराम से मिलते थे, लेकिन अभी तो आपने बहुत शानदार, वो दिखाऊंगा 2021 की कॉपियाँ में, कि बहुत ही शानदार आंसर लिखा है, तो भी 2 में से 1 नंबर, 1.25 नंबर, अभी तो ऐसे नंबर मिल रहे हैं। फिर एक सवाल आया था श्वेत जाति पर प्रभार, श्वेत जाति पर भार। तो यूरोपीय पाश्चात्य बौद्धिक विचार, देखो इनके शब्द कितने अच्छे हैं, ठीक है। यूरोपीय पाश्चात्य बौद्धिक विचारधारा, इन्होंने पूरी बात कह दी, जिसके अनुसार यूरोप को छोड़कर शेष विश्व के लोग असांस्कृतिक हैं और उनको आधुनिक बनाना यूरोपीय लोगों का नैतिक दायित्व है। बहुत बढ़िया लिखा। और रस्किन बॉन्ड इसके प्रवर्तक है, ये बात भी इन्होंने लिखी, लेकिन यहाँ इनको 2 में से 1 ही नंबर मिला। फिर एक सवाल आया था राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं। तो देखो इन्होंने पहली विशेषता क्या लिखी कि जो ज़्यादातर दुर्ग है वो दुर्गम स्थानों पर बने हैं। अब यहीं पर इनको ब्रैकेट में क्या डाल देना था, उदाहरण देता, जैसे भरतपुर का जो दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग है, इस तरह से उदाहरण यहीं पे ब्रैकेट में डाल देते। सुरक्षा की दृष्टि से मोटी प्राचीर का निर्माण है भाया, यहाँ पर भी इनको चित्तौड़ का या कुंभलगढ़ का उदाहरण देना चाहिए था, और यहाँ पे वो लाइन लिख देते अगर आप इन्वर्टेड कोमा के कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अगर आप ये लाइन यहाँ ऐड कर देते तो इस सवाल में आप और आधा 1 नंबर बढ़ा सकते थे, ठीक है। और क्या विशेषताएं थी, खाद्यान्न है, जल पर भंडारण की समुचित व्यवस्था थी वहीं पे, ठीक है, गुप्त रास्ते थे। लेकिन इन्होंने एक चीज़ क्या थी कि इनको उदाहरण देने चाहिए थे, ठीक है। जैसे अगर आप आकार की बात कर रहे हो, आप रणथंभौर का उदाहरण दो, आप चित्तौड़गढ़ का उदाहरण दो, तो उदाहरण इनको अवश्य देने चाहिए थे। इसलिए देखो इनको 5 में से 2 नंबर मिले, यहाँ 3-3.5 नंबर भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ लिखनी है हमें। अगर हम कोई चीज़ को लिख रहे हैं ना, तथ्य को, तो उस तथ्य की पुष्टि हमें अपने किसी न किसी उदाहरण के द्वारा करनी पड़ेगी। फिर अगला सवाल एक आया कि मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की समृद्ध परंपरा थी। अब निर्गुण भक्ति 2 तरह की भक्ति होती है, आपको पता है। सगुण भक्ति, उसके अंदर हम ईश्वर के किसी स्वरूप की पूजा करते हैं, और निर्गुण भक्ति मतलब निराकार होता है ईश्वर, उसकी हम पूजा करते हैं। तो जैसे मध्यकाल में भारत में बहुत सारे जैसे संत हुए, कबीर हुए, रैदास हुए, गुरु नानक देव, दादू दयाल जी, ये सारे तो देखो इन्होंने भी वही सब चीज़ें लिखी हैं। तो मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की अलग इन लोगों ने जगाई, इनके नेतृत्व से परिपोषित है। वो शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है ना।
लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये भी जोड़ूंगा कि बहुत ज़्यादा टिपिकल शब्द, ऐसे शब्द भी मत लिखो कि आपका जो शब्द, जो भाषा का जो प्रवाह है वही सिंपल नहीं रह पाए, है ना। शब्द अच्छे यूज करने हैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। निर्गुण, अभी क्या पूछ रहे हैं कि कैसे आप साबित करोगे कि समृद्ध परंपरा थी। तो निर्गुण संप्रदायों ने जाति प्रथा, ऊंच नीच, स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार, धार्मिक, देखो ये सारी इन्होंने, अब इसको भी हम तोड़ के लिख सकते थे। सामाजिक परंपराएं क्या थी, सांस्कृतिक परंपराएं क्या थी, ठीक है। उस समय की जो जो चीज़ें थी, किस तरह से भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा, किस तरह से पूजा पाठ को उन्होंने विरोध किया, किस तरह से जो उस टाइम के जो आडंबर थे उनका विरोध किया। तो ये सारी चीज़ें लिखनी थी और बहुत सारे लोग इनके भक्त थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कबीर के कितने जैसे अनुयायी थे, ठीक है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी, कबीर के जो बीजक है, ऐसी उदाहरण आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको ये जो कॉपी दिखा रहा हूँ ये पुरानी कॉपी है। उस टाइम नंबर मिल जाते थे ऐसा लिख के आने पे भी, लेकिन अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। अब एक सवाल देखो, ये आया था कि राजस्थानी चित्रकला की बूंदी और किशनगढ़ शैलियों की समानता और भिन्नता। तो समानताएं भी बतानी थी, दोनों शैलियों में क्या समानताएं हैं और भिन्नता। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम में जब भी आप पेपर लिखोगे मेंस का, तो अंडरलाइन, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग आपको ये बात बताएंगे कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में भी अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ये कॉपी आपकी जाएगी एग्जामिनर के सामने। तो एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज़ ये होगी कि यार बंदे ने देखो समानता और भिन्नता दोनों को अंडरलाइन कर रखा है, मतलब वो बंदा सवाल समझ गया। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ पे क्रिएट होगा आपके लिए, ठीक है। अब समानताएं में इन्होंने क्या लिख दिया, दोनों शैलियों में प्रकृति का मनोरम चित्रण हुआ है, नारी सौंदर्य की कुशल अभिव्यक्ति हुई है और राजनीतिक संरक्षण में पली बढ़ी है। ये समानताएं बता दी इन्होंने। इसी तरह से इन्होंने असमानताएं, सॉरी भिन्नताएं क्या बताई कि किशनगढ़ शैली में जहाँ एक तरफ आध्यात्म प्रेम को बताया, वहीं बूंदी शैली में आपको पता है राजसी दृश्य थे और प्राकृतिक दृश्यों को ज़्यादा दर्शाया गया था। बूंदी शैली में शिकार दृश्य का चित्रण हुआ है, जबकि किशनगढ़ शैली में नहीं हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा और इनको 2.5 नंबर 5 में से प्राप्त हुए यहाँ पे। आप ये भी देखो कितने सिंपल सवाल हैं। 2023 का आप पेपर उठा करके देखो, उसमें जो सवालों का जो मतलब लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार का जो 2023 का पेपर हुआ है ना, उसने ये साबित कर दिया कि भैया कोचिंगों के भरोसे, देखो मैं किसी कोचिंग के ना खिलाफ हूँ ना किसी कोचिंग के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के पक्ष में हूँ कि जो लोग गांव से आते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और यहाँ पर आकर के कोचिंगों के जाल में फंस जाते हैं। मैं जाल भी नहीं कहूँगा एक्चुअली, आप खुद आए हो वहाँ, वो तो आपको फंसाने के लिए गए नहीं है वहाँ, आप खुद आके लाखों रुपए जमा कराते हैं और फिर पढ़ाई लोग, मैं तो बहुत लंबे समय से बीच में पिछले 2-3 मेंस तो मैंने जयपुर में ही रह के लिखे हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं ना आजकल के, वो बिल्कुल मिसगाइडेड है, सॉरी टू से। बहुत ही कम बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। बाकी लोग घूमना फिरना, चाट पकोड़े खाना, मोबाइल चलाना, लाइब्रेरी में 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं बच्चे, और अगर बैठे हैं तो इसका मतलब मोबाइल चला रहे हैं। तो ये फैक्ट है। तो देखो, अगर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्योंकि हर बच्चा जब भी आता है तो उसके माँ बाप के तो मन में ये हो जाती है कि मेरा बेटा आरएस बन जाएगा। सबके माँ बाप को उम्मीद होती है, सबके भाई बहन को उम्मीद होती है। तो अगर उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम जो आपके सामने खुली है ना, यही एग्ज़ाम है ना। प्री मुझे पता है निकाल लेंगे, बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं। मैं तो लगातार 5 बार प्री क्लियर किया है। प्री क्लियर करना बड़ी चीज़ नहीं है, प्री क्लियर करना एक स्ट्रेटजी है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। मेन बात है कि मेंस में आप कैसे लिख के आ रहे हैं, कि वो 3 घंटे का खेल है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है मुग़ल स्थापत्य कला में, आपको पता है शाहजहाँ का क्या योगदान था। तो सबसे पहली ही लाइन, शाहजहाँ का काल मुग़ल स्थापत्य का स्वर्ण काल था, लिखनी है ये बात। अब यही चीज़ें देखो, मैं ये नहीं कह रहा ये तो टॉपर की कॉपी है देखो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन्हीं पॉइंट्स, इनको अगर आप पॉइंट वाइज लिख देते हैं तो और ज़्यादा प्रभाव डालती है। जो जैसे इनका लाल किला है, दीवाने आम, इधर आप इधर एक टेबल बनाते हैं, यहीं पे आप एक टेबल यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, और दीवाने आम, दीवाने खास इस तरह से मान लो ब्रैकेट के अंदर बना करके लिख देते हैं ना, तो हो सकता है आपको 3.5 नंबर मिल जाते हैं। और आधा नंबर अगर आप बढ़ा लेते हैं एक सवाल में ना, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे दूसरे लोगों से। इस बात को समझिए। अब देखिए नीचे इन्होंने कितनी सुंदर लाइन लिखी, शाहजहाँ को मुग़ल स्थापत्य लाल पत्थरों का मिला जिसे उसने संगमरमर का बना दिया, एक इतिहासकार। इन्होंने खुद से लाइन जोड़ के लिख दी और एक मतलब अलग से इम्पैक्ट डालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
फिर एक सवाल आया कि किस प्रकार 1857 का विद्रोह, देखिए ये भी इन्होंने पॉइंट में लिखा, इनको अच्छे नंबर मिले, 3.5 नंबर मिले इस सवाल में इनको, ठीक है। तो ये एक मैं मोटा मोटी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से, जैसे एक 10 नंबर का सवाल आया था, महात्मा गांधी के आगमन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार जन आंदोलन बन गया। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन तो पहले से चला आ रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो, लेकिन उसको गांधी जी ने किस प्रकार जन आंदोलन बना दिया। तो देखो गांधी जी कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए थे, वहाँ से वो जो चीज़ें सीख के आए उन्होंने यहाँ पे पहले भारत का पूरा दौरा किया, भारत के प्रत्येक वर्ग के साथ अपना जुड़ाव किया, ठीक है। फिर लोगों को छोटे छोटे आंदोलनों से उन्होंने, जैसे खेड़ा हो गया, और चंपारण हो गया, वहाँ से लोगों को जोड़ना शुरू किया धीरे धीरे, और धीरे धीरे जनहित के मुद्दों पे ज़्यादा उन्होंने काम किया। तो इन्होंने अच्छा आंसर लिखा और इनको नंबर भी मेरे हिसाब से 5.5 नंबर मिले हैं, देखो, और 5.5 नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़े। हम जिस सवाल में जहाँ कुछ बताने लायक, जैसे ये है राजस्थान की प्रजामंडल, मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से कॉपी चेक हो। अब आप देखो इस कॉपी में एक टिक, देखो कितने टिक लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 टिक, 8 जगह एग्जामिनर ने पेन को रोका है, और 8 जगह रोका है, तो फिर नंबर कितने हैं, 5.5। अब मैं आपको 2021 की बहुत कम से कम 100 से अधिक कॉपियों का मैंने विश्लेषण करके और ये PPT तैयार की है, आपको दिखाऊंगा कि किस लापरवाही से कॉपियाँ चेक होती हैं, ये भी दिखाऊंगा आपको। एक ही सवाल है, एक सवाल में एक जगह एक टिक लगाए और 2 नंबर दिए हुए हैं, और उसी सवाल में लगभग वैसे आंसर में 8 से 9 जगह टिक किया और 5 नंबर दिए हुए हैं। तो देखो लिखने वाले की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन चेक करने वाले की इसमें गलती मैं मानता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर ये है भारतीय जागरण में स्वामी विवेकानंद का विशिष्ट योगदान क्या था। तो ये सवाल है। हाँ तो चलिए दोस्तों, भारतीय जागरण में स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान था। इस सवाल में देखिए इन्होंने किस प्रकार से लिखा है। तो इन्होंने बताया कि देखो सबसे इस सवाल से हम क्या सीखते हैं, इस सवाल से हम सीखते हैं कि देखो अंडरलाइन, इन्होंने जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया है वहाँ देखो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन, इनको टिक मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है। 1857 में रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ को इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने आत्मसम्मान का पुनरुद्भवन, राष्ट्रीय जाति के लिए एक संजीवनी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने, और इनको देखो बढ़िया नंबर 5.5 नंबर। और इन्होंने लास्ट में लाइन लिख दी जो स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध लाइन है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसी प्रकार इनको प्रबोधन वाले सवाल में देखो 7 नंबर मिले हैं। तो इस लेवल पे हमें पहुंचना है कि किस तरह से हम 7 नंबर के लेवल तक पहुँचे, अगर हमें प्रॉपर RS बनना है तो चलिए दोस्तों, इसमें मतलब बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि आपको दिखाऊं कि किस तरह से। अब देखो राजस्थानी पूनम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, यह है बाड़मेर में स्थित तेल भंडार, खाली तेल भंडार भी लिखा तो भी इनको यहाँ पे इन्होंने नंबर दे दिए, ठीक है। ये अभी आपको समझ में आया तो अभी इकोनॉमिक शुरू हो गई है यहाँ से, ठीक है। फिर मिनी उपहार योजना थी, ये तो इनका गलत ही था। और देखो इन्होंने सवाल भी छोड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि आप हर सवाल आपको करना है, वही जो हमने पहले वीडियो में भी बात की कि ये सारे मिथ्स हैं कि हमें हर सवाल करना ही है, पूरा पेज भरना ही है। अगर आपने काम की 5 बातें भी लिख दी ना तो वो आपको नंबर दे देगा, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा पेज ही भरना है। अब देखिए, भारत में वित्तीय समावेशन और समावेशी संवर्धी का अर्थ समझाइए। अब इन्होंने यहाँ पे ये देखो इनको क्वेश्चन मार्क भी लगाया। अब इनको क्या करना था, यहाँ पे पहले लिखना था वित्तीय समावेशन, उसको यहाँ ब्रैकेट के अंदर इनको बंद करना था, उसके आगे उसके बारे में लिखना था कि वित्तीय समावेशन से तात्पर्य ये है कि भाई सब तरह के जो भी वित्तीय सुविधाएं हैं वो समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे। उसके बाद इनको एक और हेडिंग लगानी थी यहाँ पे, वो थी समावेशी संवर्धी, और उसके बारे में लिखना था। या एक टेबल बना लेते इस साइड वित्तीय समावेशन और इस साइड समावेशी संवर्धी लिख कर और दोनों के बारे में लिखते, तो उनको हो सकता है आधा नंबर यहाँ पे बढ़ गया होता। कहने का मतलब ये है कि आप पैराग्राफ में लिखने से बचें। और एक चीज़ देखो यहाँ पे इन्होंने वित्तीय जो शब्द है वो गलत लिख रखा है, तो इन चीज़ों से भी बचें। कभी कभी एग्जामिनर को लगता है कि यार इसको वित्तीय शब्द सही नहीं लिखना आता, तो हालांकि चांस कम है लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों में सावधानी रखनी है।
फिर एक जीएसटी का सवाल आया था, क्योंकि उस टाइम जीएसटी नया नया आया था, तो जीएसटी का सवाल आया था कि वस्तु एवं सेवा कर की क्या है, मतलब सवाल क्या था पहले ही देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर की दोहरी संरचना क्या है, क्या आप इस संरचना से सहमत हैं, टिप्पणी कीजिए। अब देखो दोहरी संरचना क्या है कि बस जो दो भाग हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोहरी संरचना हो गई। इसी के बारे में इन्होंने पूछना चाह रहे थे कि भाई दोहरी संरचना क्या है, क्या आप इससे सहमत हैं। तो दो भागों में आप बात इसको करनी थी। यहाँ पे हमें दो पैराग्राफ बनाने चाहिए थे, या पॉइंट्स में भी लिखते तो अलग अलग हेडिंग लगानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ठीक ठाक इसमें लिखा है। इसके बाद में एक सवाल आया कि कृषि साख के लिए ब्याज अनुदान योजना क्या है, सिंपल सवाल था। इसके बाद में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्य क्या है। अब मान लो कि ऐसा कोई सवाल आ जाता है जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मान लो आपने ये योजना के बारे में कभी सुना ही नहीं, तो देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिख दो कि यह भारत सरकार की एक योजना है। अगर नाम के पहले प्रधानमंत्री लगाए मतलब भारत सरकार की योजना है, तो एक हेडिंग बना के लिख दो खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। अब खनिज क्षेत्र में यह है, खनिज क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कल्याण एवं पुनर्वास के उद्देश्य से लाई गई है। 2 लाइन हो गई आपकी। अभी तक आपको इस योजना के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से खनन क्षेत्र का विकास करना है। और इस तरह से अब देखो इन्होंने क्या लिखा और किस प्रकार से, खनिज रॉयल्टी का एक हिस्सा स्थानीय क्षेत्र के विकास में लगाया जाए। भाई खनिज क्षेत्र में जो रह रहे हैं उनका कल्याण तभी तो होगा ना। डीएमएफ, ये डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फेडरेशन की स्थापना और उसका प्रभावी नियंत्रण, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना, वैज्ञानिक, तो इस तरह से इन्होंने पॉइंट्स लिखे। मान लो इनको तो ये सारे पॉइंट्स आते थे, अगर हमें नहीं भी आते हैं, देखो सबसे मेन लड़ाई वही है कि जो सवाल आपको नहीं आता है ना, उसको आप कितने अच्छे तरीके से टैकल करते हो, वो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। और ऐसा निश्चित रूप से नहीं हो सकता कि जितने भी सवाल हैं सारे आपको आते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिनको आपको कॉमन सेंस से करना है, और जानबूझ के आरपीएससी ऐसे सवाल पूछती है जो आपको कॉमन सेंस से सोल्व करने होते हैं, ठीक है। फिर एक उस टाइम बहुत फेमस सवाल था ये जल स्वावलंबन योजना, ठीक है। उसके बाद में एक बड़ा सवाल देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 2022 तक कृषि की आय को 2 गुना करने के लिए, अब देखो उस टाइम एक कमेटी बनाई गई थी। अगर तो मैं आप जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, देखो आपको वीडियो लाइक करना है, आपको अच्छा लगे, ये मेहनत सही लगे, या मैं सही रास्ते में सही बातें बता रहा हूँ तो लाइक करो, और आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो मिसगाइड कर रहा है ये बंदा, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, ना ही मेरा कोई ये उद्देश्य है कि मुझे कोई फेमस होना है, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग भटके हुए हैं उनको सही रास्ता दिखाना। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रयास मेरा सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ, और इसको हम इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए, तो आप सभी प्लीज़ कमेंट में ये आंसर लिख के बताइए कि उस कमेटी का क्या नाम था जिसने एक अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि किस तरह 2022 तक कृषकों की आय को 2 गुना किया जा सकता है। तो ये आप सभी लोग कमेंट में प्लीज़ लिख करके बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं सीरियसली, ठीक है। तो इन्होंने किस तरह से क्या व्यू रचना होनी चाहिए उसके बारे में सवाल था। तो देखो पूरे इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है ना, और कितना सुंदर तरीके से लिखा है ये आप देख सकते हैं। ई नाम भी लिख दिया इन्होंने, कृषि बागवानी भी लिख दिया, उद्यानिकी, पशुपालन, कस्टम हायर सेंटर लिख दिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड लिख दिया। मतलब इससे बेस्ट आंसर कुछ नहीं हो सकता। देखो इनको 6 नंबर यहाँ मिले और आधा नंबर यहाँ मिला, इस प्रकार इनको 6.5 नंबर इस सवाल में मिले, और 6.5 नंबर बेहतरीन नंबर होते हैं, ठीक है। फिर देखो अब एक चीज़ आप यहाँ से ये भी देखो कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर वो सवाल पूछे जाते हैं जो उस समय रिलेवेंट होते हैं। जैसे उस टाइम जो नई विदेश व्यापार नीति आई थी, तो देखो उसके बारे में भी इन्होंने सवाल पूछा। अब इसके बारे में भी इन्होंने बहुत बढ़िया से आंसर लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ इनको गोला लगा। एक यहाँ से हम क्या चीज़ सीखते हैं, यहाँ से हम ये चीज़ सीखते हैं कि अगर आपको किसी भी सवाल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में आप श्योर नहीं है तो मत लिखो, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ की गलती, देखो इनको 5.5 नंबर मिलते हैं इस सवाल में, लेकिन ये एक गलती जिसके ऊपर ये 3% हो सकता है। अब मुझे याद भी नहीं है कि ये क्या 3 की जगह 4 है कि 5 है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको 1 नंबर इनका कम हो गया।
तो आप ये लिख दो 3 से 4% लिख दो, आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो, या लगभग 3% लिख दो, या 5% के नीचे रखना है। इस तरह से शब्दों का प्रयोग करो ताकि वो चीज़ गलत भी नहीं हो और आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा भी दो। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें फैक्चुअल चीज़ें गलत नहीं लिखनी है। अगर आपको नहीं आती है तो लगभग करके लिख दो, या एक रेंज लिख दो, या फिर छोड़ दो उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों। फिर एक इन्होंने सहभागिता ब्यूरो, इस बार भी शायद इस बार आया था BIP का सवाल आया, इस बार भी आपने देखा होगा तो RS 2023 में भी आया है सवाल। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान में स्थापित सहभागिता ब्यूरो का क्या उद्देश्य है। तो उन्होंने देखो, अब ये 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर के सवाल का 3 टुकड़ा आपको करना ही करना है। अब आप इस बात को समझो, अगर बड़ा सवाल पूछ रहे हैं आपको तो देखो, सबसे पहले इन्होंने भी देखो वही किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे पूरी वो लिख दी भाई, ये जो इन्होंने पोर्शन है, ये वाला, सॉरी ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद में ये यहाँ से लेकर के हैं और यहाँ नीचे तक ये इसकी क्या हो गई, मेन बॉडी हो गई। ठीक है, ये इसकी मेन बॉडी हो गई। और ये नीचे इन्होंने क्या लिख दिया, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें आपको हर 10 नंबर के सवाल को इसी तरह से टैकल करना है। सबसे पहले 2 से 3 लाइन मैक्सिमम में आपको उसका क्रिस्प लिखना है। जो भी आपको बेस्ट चीज़ आती है ना इस आंसर के बारे में, जो भी सवाल हो इसके बारे में जो आपको बेस्ट चीज़ पता है वो आपको शुरू के 3 लाइन में लिख दो। उसके बाद मोटा मोटे इस तरह से पॉइंट्स बना करके लिख दो, और एक नीचे फिर सारांश में 2 या 3 लाइन में इनको इस तरह से लिख दो। तो ये आप फॉर्मेट आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये फॉर्मेट आपको हमेशा फॉलो करना है हर सवाल में, क्योंकि देखो जब कॉपी चेक होती है ना तो उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो इसी तरह से दिए जाते हैं कि मेन बॉडी में आपको कुछ नंबर देने हैं। मान लो हम इसमें 5 नंबर मान लें कि मेन बॉडी के थे और 2.5 नंबर इनके थे, या मान लो 6 नंबर इसके थे और 2 नंबर इसके थे। तो 6 में से मान लो आपको उन्होंने यहाँ पे दे दिए 4 नंबर, 2 में से आपको उन्होंने दे दिया 1 नंबर, और नीचे जो सारांश था 2 नंबर का उसमें दे दिया 1 नंबर। तो इस तरह से आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे लिखोगे कि उसके समझ में नहीं आएगा कि मेन बॉडी कहाँ है ना, इंट्रोडक्शन कहाँ लिखा है, आपने अलग से वो दिखना चाहिए। अब आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो, यहाँ सारांश से लिखा ना, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दो या इस तरह से बॉक्स में लिख दो। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, ताकि अलग से दिख जाएगी हाँ भाई सारांश लिखा हुआ है। तो ये है। बाकी ये जो छोटे वाले हैं देखो कि इस बार आपने सोशलॉजी का पेपर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। पेपर डाल दिया RPSC ने। क्या सवाल पूछा था देखो आप 2016 में, उन 4 शास्त्रीय भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम लिखे जिन्होंने भारतीय समाज, मतलब केवल 4 भारत के समाजशास्त्रियों के नाम भी अगर आपको याद थे ना, जैसे GS घुरिये हो गए, देखो GS घुरिये, इन्होंने घुरिये भी लिख दिया, काम चल गया। प्रोफेसर MN श्रीनिवासन है, इन्होंने प्रोफेसर श्रीनिवास लिख दिया, काम चल गया। फिर इन्होंने अनंत कृष्णन, इस तरह से फिर भी इनको कितना नंबर मिल गया, 1.5 नंबर मिल गया। तो दोस्तों पहले बहुत आराम से नंबर मिलते थे, पहली बात, बहुत सिंपल सवाल पूछे जाते थे, दूसरी बात। लेकिन अब चीज़ें क्या हो रही है, धीरे धीरे प्रो होती जा रही हैं। तो अब आपको भी उसी हिसाब से अपना जो लेवल है उसको बनाना पड़ेगा। फिर भारत में परंपरागत रूप से जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है। तो देखो जाति किस प्रकार से श्रम विभाजन से संबंधित है। तो पहले के ज़माने में क्या होती थी, जाति जो होती थी वो जन्म के आधार पर नहीं होती थी। पहले जो जातियों का निर्धारण होता था वो कार्य के आधार पर होता था। तो जो जैसा कार्य कर रहा है उसकी उसी प्रकार से जाति हो गई। लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्था है ये विकृत होते हुए और इस पे पहुंच गई कि अब जो जाति का निर्धारण होता है उसका जो आधार है वो जन्म हो गया है। ठीक है, पहले जो लोग सोने चांदी का काम करते थे वो लोग कौन हो गए, सुनार हो गए। लेकिन अब सुनार कौन है, जो सुनार के घर में पैदा हुआ है। कुम्हार कौन है, जो कुम्हार के घर में पैदा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो उसी के बारे में इन्होंने पूछा था। फिर संस्कृतिकरण, ये देखो बहुत फेवरेट सवाल है, मतलब RPSC का संस्कृतिकरण, विसंस्कृतिकरण। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा। देखो इन्होंने कुर्ग का इन्होंने अध्ययन किया था, जो MN श्रीनिवासन ने। इन्होंने लिख दिया, किसी निम्न हिंदू जाति या जनजाति द्वारा प्रभु या द्विज जाति के सामाजिक व्यवहारों को सामूहिक रूप से अपनाते हुए कुछ समय पश्चात श्रेष्ठता का दावा करना। बिल्कुल क्रिस्प लिखा है इनको। देखो 2 में से कितने नंबर मिले हैं, 2 नंबर मिले हैं। फिर इतना सिंपल सवाल भी आता है, देखो मुझे लग रहा है 8th क्लास का बच्चे को भी ये सवाल कर देंगे तो वो कर सकता है। बाल विवाह से तात्पर्य विवाह की निश्चित आयु प्राप्त किए बिना ही अवयस्क बालकों का विवाह सूत्र में बांध देना। वर्तमान में भारत में कानून सीमा
ये है कि भाई लड़कियाँ कितने साल का होना चाहिए, 21 साल का, और लड़की 18 साल की। और आपको यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, मान लो ये सवाल आ जाए, एक लाइन क्या ऐड कर सकते हो, अभी हाल ही में क्या चर्चा चल रही है कि जो लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है उसको भी 21 वर्ष करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखो चीज़ें वही आ रही हैं। 2021 में भी ये सवाल पूछा था कि जनजातियों की समस्या बताओ, 2016 में भी ये सवाल पूछा कि राजस्थान की जनजातियाँ किन समस्याओं का सामना कर रही हैं। क्योंकि देखो अगर आपको नहीं पता, सिंपल चीज़ें लिख दो भाई, नॉर्मल समस्या क्या है, गरीबी है, जनजातीय गरीबी का सामना तो करेगी, बेरोजगारी है ही है, जीवन स्तर है, सुविधाओं का अभाव है, प्राकृतिक आवासों का कम होना है, ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, देखो पूरा पेपर जीएस घुरी है, उस टाइम यही था, लेकिन इस बार आप देखो समाजशास्त्र का पेपर बहुत ही अच्छा बनाया गया था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जैसे सीधा पूछ लिया था कि मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आपने 4P लिख दिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इन सब चीज़ों में क्या है, हम करने को तो इसको बहुत लंबी क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अब मैं आपको मुक्ता राव मैडम की कॉपी दिखाता हूँ पेपर 3 की। ठीक है, उसमें हम देखते हैं। और चलो देखते हैं इनको, देखो कितने नंबर मिले, 100 नंबर नहीं, 102.25, जो कि बहुत ही बेहतरीन नंबर माने जा सकते हैं। अब ऐसा किस तरह से इन्होंने लिखा कि इनको इतने नंबर मिले, तो देखो अब आगे बात इंग्लिश मीडियम की। ठीक है, तो अब इसको मैं तो मिथ नहीं मानता कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एज रहता है अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। हालांकि धीरे धीरे अब क्या होगा कि अब जो नई जनरेशन आ रही है उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही आ रहे हैं, तो इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, आज की तारीख में या पिछले अगर मैं मेंस में देखूँ तो बहुत कम बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो उनको कहीं ना कहीं एज रहता है। दूसरा क्या है, इंग्लिश ईजी भाषा भी है, आप सीधे अपनी बात लिख सकते हो, मतलब शब्दों का ज़्यादा माया जाल वहाँ पर है नहीं। ठीक है, जैसे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में सवाल आया ना, टेबल्ड ऑन 13 दिसंबर 1946, इस प्रस्ताव पेश किया गया, 31 तारीख को ये क्या हो गया, पारित हो गया। ठीक है, एंड उसमें क्या क्षेत्र क्या कहते हैं उसमें, ये इन्होंने इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखो ये पूछा गया था अनुच्छेद 352 देखो मैं खुद हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा गहनता से विश्लेषण नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आपको लिखना ईजी हो जाता है ना, मुद्दे की बात आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हो। तो चलिए मैं आपको इनकी चौथे पेपर की कॉपी दिखाता हूँ। तो चौथे पेपर में इन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए और वो इनकी रैंक का फिर पहली रैंक तक ये पहुँचे, और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है मुक्ता राव मैडम की, मतलब इतनी देर बाद इतनी एज में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन 200 में से 138 नंबर, वन ऑफ द बेस्ट ये मान लो कि ये नंबर है अभी तक के RS में। हालांकि 148 भी नंबर कुछ कॉपियों में दिखे हैं उस टाइम। अब देखो सिंपल, आप लोगों को मैंने वो बात बताई थी, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिखो उत प्लस श्वास उच्छ्वास हो गया, प्रति प्लस स्थित प्रतिष्ठित होगा, गे प्लस अन, ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, गायन 2 में से 2 नंबर, फिर 2 में से 2 नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रामर में अगर आप 50 में से 40 से 45 नंबर लाते हो तो एक बहुत बड़ा एज आपको मिल जाता है वहीं से, है ना। अब देखो 2-2 शब्द थे लेकिन उन्होंने फिर भी 3-3 लिख दिए, जैसे यहाँ पे दर बदर, दरअसल, दरकिनार, तो इनको पूरे 2 में से 2 नंबर मिल गए। अब देखो ये बात मैं पिछली वीडियो में उपसर्ग को पृथक करना है। अब यहाँ खाली उपसर्ग हटाना, प्रति प्लस अक्ष, तो प्रति लिख दिया इन्होंने, प्लस अक्ष लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वी प्लस अक्षक, तो वी लिख दिया इन्होंने। अनुपजाऊ में अनुपसर्ग है, बेनजीर में बेउपसर्ग है। तो ये कहने का मतलब कि जो चीज़ पूछी जाए वही लिखनी है। ठीक है, अब यह के योग से 2 शब्द बनाने थे, बना दिए इन्होंने। चलो मैं और ग्रामर में तो इनके क्या ही वो है, हम वाक्य में प्रयोग वगैरह देखते हैं। देखो उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए। अब ये बताओ, एक आंख में एक बार में आंसू भर सकता है कि दोनों आंखों में भरे जाएंगे? तो सीधा से क्या लिखना था, आंखों में। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, तो एग्जामिनर के लिए और ईजी हो जाएगा कि हाँ आपने कहाँ पे उसको अमेंड किया है। यह स्मारक संगमरमर पत्थर से, अब आपको पता है संगमरमर पत्थर ही होता है ना, तो यह स्मारक संगमरमर से निर्मित है। लेकिन अब अभी के जो लेवल है ना वो बढ़ गया है। इस बार के आप देखोगे वाक्य में प्रयोग तो थोड़े से हार्ड आए थे।
वह प्राय बार बार। अब प्राय भी और बार बार भी एक चीज़ ही आएगी। बच्चे को ठंडा करके, बच्चे को ठंडा थोड़ी करना है, दूध को ठंडा करना है, तो बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। इस तरह से ये आया था। अब देखो आँखों में चर्बी छाना। अंग्रेजी अफसरों को देखते ही क्रांतिकारियों की आंखों में ये सही नहीं था, इसलिए इनको इसमें नंबर नहीं मिला। परीक्षा में नकल की पर्ची के साथ पकड़े जाने पर मोहन के हाथों के तोते उड़ गए। फिर नाक का बाल होना, पानी पी पी करके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों देखो, ज़्यादा हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि ये कॉपियाँ अवेलेबल है, और आप मेरे को मैसेज करना इस वीडियो के कमेंट में, अगर आपको ये सब कॉपियाँ चाहिए तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब देखो, ये जो कंपोजिशन पार्ट है वो बहुत महत्व रखता है। जैसे ये आया, यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया, और देखो ये हेडिंग लगाई इन्होंने और ये लिख दिया, 5 नंबर इनको मिल गए। इनकी राइटिंग भी कोई डाउट नहीं है, बहुत सुंदर है, इसलिए भी इनको एक एज मिला यहाँ पे। असफलता है सफलता का आधार स्तंभ है। इन्होंने इसी बात को, देखो अब आपको एक पेन ऐसा ले जाना है एग्ज़ाम में जो मोटा चलता हो और उससे हेडिंग बनाने में काम में लेना है, ठीक है। फिर देखो इन्होंने संस्कृत में कुछ चीज़ लिखी और उसको अंडरलाइन कर दिया। नीचे देखो असफलता, एक सिंपल सी लाइन आप हम सबको याद है, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करती। क्या असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही बढ़िया इन्होंने ये पंक्ति लिख दी। अब यही पंक्ति इस पेन से लिख देते आप, और बढ़िया रहता है ना। हमारा उद्देश्य किसी के, मतलब किसी की कॉपी को या किसी व्यक्ति को का आलोचनात्मक वो करना नहीं है। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था कि हम क्या सीख सकते हैं इनकी कॉपियों से, ठीक है दोस्तों। तो देखो इनको 5.5 नंबर, बहुत बेहतरीन नंबर है 5.5 नंबर। फिर ये तो आपको ये सारी चीज़ें हैं, ये तो एक निश्चित फॉर्मेट है। इसके बारे में भी अगर मौका मुझे मिला तो मैं पूरे फॉर्मेट हम आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखा है और 5 नंबर इनको मिल गए। 5 नंबर का मतलब है कि बढ़िया नंबर माने जाएंगे कंपोजिशन पार्ट में, है ना। और आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुत बढ़िया नंबर है। देखो अब ये एक्सपीरियंस की बात होती है, देखो ना, मतलब आपको लगेगा कि सही में ये कहीं ना कहीं ये लेटर भेजा गया है, उसी की कॉपी है ये। तो ये सारी चीज़ें सेम ऐसे अभी इन्होंने इस वाक्य का जो अनुच्छेद का जो हिंदी में अनुवाद किया है वो देखो आप, है ना। 5 नंबर इसको इनको इसमें मिले हैं। फिर इन्होंने निबंध लिखा, राजस्थान में पर्यटन विकास के नए आयाम। अब देखो कितनी बेहतरीन लाइन से शुरुआत की। उंदाड़ो सीकर भलो, सियाड़ो अजमेर, नागाणो नित्रो भलो, सावण बीकानेर। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो नॉलेज की जो गहराई है ना वो कितनी है। अब देखो इस 20 नंबर का निबंध आता है, और मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट निबंध लिखने का तरीका है, आप सबसे पहले ऊपर 2 पंक्तियाँ जैसे इन्होंने लिखी वो लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, फिर पर्यटन की वर्तमान स्थिति, किसी भी समस्या हो या कोई विषय हो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसका पूर्व आगे उसका विस्तार करो, अंडरलाइन करो, फिर चुनौतियाँ क्या क्या है वो लिखो, है ना। और लास्ट में भी आपको एक बहुत ही सुंदर सी कोई लाइन लिखनी है। देखो आतो सुरगान है शर्मा ई पर देर रमन न आवे, ये राजस्थान की लगभग हर व्यक्ति को ये पंक्ति पता है। और इनको कितने नंबर मिले, 14 नंबर। मुझे लग रहा है ये हाईएस्ट नंबर होंगे 20 में से क्योंकि अभी तक 15 नंबर मैंने नहीं देखे हैं किसी के निबंध में। मेरे पिछली बार 12 नंबर थे निबंध में, जो 2021 वाले में, लेकिन 14 नंबर बहुत बेहतरीन नंबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बात, अभी इंग्लिश आगे इसमें तो आगे हम बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको कॉपी क्यों दिखाई, उसका उद्देश्य क्या है, कि किस तरह से देखो टॉपर्स आप ही और हमारे जैसे लोग बनते हैं, ऐसा नहीं है कि टॉपर्स कहीं ऊपर से उतरते हैं। तो दोस्तों अब जो है ये जो मेन सीरीज़ शुरू होगी अब आगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे 2021 की। मैंने लगभग 100 से अधिक कॉपियों का विश्लेषण किया है, उसमें से एक एक पहले छाट लिए हैं कुछ 8 से 10 कॉपियाँ, उसमें से फिर मैंने सवाल उठाए हैं पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। जैसे पहले पेपर 1 में हम ये सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री उठाई है। हिस्ट्री में फिर मैंने सवाल उठाए, जो 4 अच्छी कॉपियाँ थी वो उठाई, है ना। उस कॉपी में किस तरह से आंसर लिखना चाहिए था, किस तरह से आधा नंबर 1 नंबर बढ़ा करके और हम लोग अपने जो रैंक है और नंबर है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो से हम जो है प्रॉपर हमारा जो उद्देश्य है ये वीडियो सीरीज लाने का, उस पर हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे 2021 की कॉपियों का।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और बताना कि क्या कमियां हैं। देखो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मुझे इस चीज़ का इतना पता है, बस मैं तो ये अपनी बात आप तक रखने के लिए यूट्यूब को एक माध्यम बनाया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, इतने धैर्य के साथ आपने ये सब चीज़ें सुनी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।